नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सुबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं के बारे में, दर्पण से संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में, और इसी प्रकार से दर्पण में जब वस्तु और प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार का होता है उससे संबंधित बातों के बारे में। इसी टॉपिक को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दर्पण समीकरण की। दर्पण समीकरण की देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे दर्पण समीकरण होता है, इस दर्पण समीकरण का सूत्र होता है आपके पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस समीकरण को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? दर्पण सूत्र, या अपन बोलते हैं दर्पण समीकरण। यहाँ पे जो f का जो मान होता है वो मान मैंने आपको बता दिया है। इसका मान क्या होता है? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी। v जो मान होता है इसके मान को बोला जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी। और यूं पे जो यहाँ पे मान होता है इसको बोला जाता है बिंब या वस्तु की दूरी। आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई होती है तो इसकी फोकस दूरी का मान पूछ सकता है। यदि फोकस दूरी और प्रतिबिंब का मान आपको दिया हुआ हो तो बिंब या फिर अपन कहे वस्तु की दूरी आपसे पूछ सकता है। आगे बात करते हैं अपन दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग देखिए दोस्तों, दर्पण जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये दर्पण आपके पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होते हैं? समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। इसके बाद अपन ने पढ़ा गोलीय दर्पण, और वो गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब बात करते हैं अपन दर्पणों के उपयोग की। तो पहले यदि मैं बात करूं अवतल दर्पणों के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला उपयोग बात करें अपन, जो डिश एंटीना होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या हो जाएगा? डिश एंटीना में। डिश एंटीना में। डिश एंटीना का मतलब है कि ये सिग्नलों को क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और एक बिंदु पर केंद्रित कर देने अर्थात अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण है। और अभिसारी दर्पण में क्या होता है? प्रकाश की जो किरणें होती है वो केवल एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। तो पहला इसका उपयोग किस में हो जाता है? डिश एंटीना के रूप में। दूसरे यदि अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो विभिन्न दंत रोग विशेषज्ञ, विशेष रोग विशेषज्ञ, जैसे दंत रोग आ गया, नाक रोग विशेषज्ञ आ गया, आंख रोग विशेषज्ञ आ गया, और इसी प्रकार से कान रोग विशेषज्ञ। ये जो चिकित्सक होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सक होते हैं और जो आंख, नाक, कान, इनके जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो टॉर्च काम में ली जाती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरी यदि मैं बात करूं वाहनों में हेडलाइट के रूप में,
वाहनों में हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में। तीसरा क्या हो जाता है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे यदि अपन बात करते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग की, अर्थात दूसरा अपन बात करें उत्तल दर्पण के उपयोग, तो देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण के जो उपयोग है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे पहले उपयोग की यदि मैं बात करूं, सोडियम परावर्तक लैंपों में, सोडियम परावर्तक लैंपों में, देखिए दोस्तों सोडियम परावर्तक लैंप, अपन लैंप का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि इसका जो प्रकाश होता है वो अधिक दूर तक फैले। और अधिक दूर तक फैलने का मतलब है कि अपन उत्तल दर्पण में पढ़ चुके हैं कि जब उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये क्या कर देती है, इसको फैला देती है, अर्थात अपसरित कर देती है। और फैला देने के साथ ही सोडियम परावर्तक लैंपों का उपयोग भी किसमें किया जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में। सोडियम परावर्तक जो लैंप होते हैं इसमें किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरी यदि मैं इसके उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करूं तो दूसरा इसमें उपयोग आ जाता है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा अब बात करें एटीएम मशीनों में, एटीएम मशीनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों दर्पण, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, इसके उपयोग काम में लिए जाते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं प्रकाश के तीसरी घटना के रूप में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तन। किसे कहते हैं अपवर्तन? अपवर्तन की जो घटना होती है वो दो माध्यम में संपन्न होती है, अर्थात एक माध्यम तो रहता है इस पृष्ठ के ऊपर की ओर और दूसरा माध्यम होता है इस पृष्ठ के नीचे की ओर। जैसे ही इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित हो रही है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतित किरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतित किरण। और जहां पर इस पृष्ठ पे टकराती है वहां पर क्या बन जाता है, एक अभिलंब बन जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, अभिलंब। और यहां पे टकराने के बाद, अर्थात यहां पर इस पृष्ठ पे किसी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं की गई है, इस कारण से ये प्रकाश की किरण इसके अंदर से होकर के गुजर जाती है। अब ये स्थिति यहाँ पे दो प्रकार से बनती है कि या तो ये प्रकाश की जो किरण है वो अपवर्तन के बाद इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी और या इस अभिलंब से दूर चली जाती है। और ये डिपेंड करती है कि यहाँ पर आपके पास माध्यम क्या दिया गया है और यहाँ पर दूसरे में माध्यम क्या दिया गया है। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने
पृथककारी तल से विचलित हो जाती है, अर्थात इसको जाना तो चाहिए था कैसे, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे, लेकिन जाती किधर से है, इससे थोड़ी नीचे की ओर से, अर्थात अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और इस विचलित हो जाने की घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने पृथककारी तल से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आपतित किरण। यह हो जाता है अभिलंब, और इसे अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, यहाँ पे जो कोण बनता है वो आई होता है, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो आर होता है। आई वाला जो कोण है, अर्थात आई का मान जो कोण बन रहा है वो आपतित किरण के साथ बन रहा है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतन कोण। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतन कोण। किसे कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। बात करते हैं अपन आर की। आर वाला जो कोण है वो कौन सी किरण से बन रहा है, अपवर्तित किरण से बन रहा है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, अपवर्तन जो कोण है वो इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बन रहा है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। इस प्रकार से ये इसकी क्या हो जाती है, परिभाषा हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दो स्थितियां बताई है। यदि मान लेते हैं कि जो माध्यम एक आपको दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है विरल माध्यम। क्या दिया हुआ है दोस्तों, विरल माध्यम। और माध्यम दो जो आपको दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, सघन माध्यम। विरल और सघन का मतलब ये होता है कि इसमें जो अणु के कण है वो बिल्कुल पास पास है। सघन में क्या होते हैं, किसी भी अणु के जो कण है वो बिल्कुल पास पास होते हैं, जबकि विरल में क्या होता है, दूर दूर होते हैं। तो इसमें पहली स्थिति क्या बन जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण विरल से किस में जाए, सघन में जाए, विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वह क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि बात करें अपन कि आपके पास जो पहला ये वाला माध्यम है वो विरल नहीं होकर के क्या हो जाए दोस्तों, सघन हो जाए। क्या हो जाए, सघन हो जाए, और यहाँ पर ये सघन माध्यम ना होकर के क्या हो जाए, विरल हो जाए, तो ये जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर नहीं झुकती है, बल्कि कहाँ आ जाती है, इस अभिलंब से दूर चली जाती है, अर्थात अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, और सघन माध्यम में जाने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यहाँ की यदि अपन बात करें तो प्रकाश की किरण वो सघन से विरल में जा रही है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, हट जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अपवर्तन की दो घटनाएं संपन्न होती है। पहला, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, और दूसरा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। आगे यदि अपन बात करें विभिन्न प्रकार के माध्यमों की, जैसे पहले माध्यम की यदि मैं बात करूं तो पहला माध्यम आपके पास होता है, जैसे बात करें अपन वायु की, वायु के लिए अपवर्तनांक का मान होता है 1.003।
वायु के लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है दोस्तों? 1.003। दूसरा मैं बात करूं निर्वात की, निर्वात के लिए इसका मान होता है 1.00। इसी प्रकार यदि मैं जल माध्यम की बात करूं तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। यदि अपन बात करें कांच की तो देखिए दोस्तों, कांच के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वो होता है 1.50। और यदि अपन बात करें हीरे की तो देखिए दोस्तों, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो मान होता है 2.42। इनका मान आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और यदि आपको सघन और विरल माध्यम का मान नहीं दे करके आपसे कोई कहे कि कोई प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में जा रही है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जल का जो आपको अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है वो तो कितना है 1.33 और कांच का कितना दिया हुआ है 1.5। इसका मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से किस में जा रही है दोस्तों? सघन माध्यम में जा रही है। जिसमें अपवर्तनांक का मान ज्यादा होता है वो सघन माध्यम कहलाएगा तथा अपवर्तनांक का मान कम होगा वो इसके लिए विरल माध्यम कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। अपवर्तन के नियम, देखिए दोस्तों, अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो दो प्रकार के नियम होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ये अपवर्तन की घटना है इसमें आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों देखो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इस वाले बिंदु पर क्या होते हैं? तीनों मिलते हैं। तो इसका पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और ये इसका क्या होता है? अपवर्तन का पहला नियम हो जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर क्या हो जाते हैं? स्थित हो जाते हैं। और दूसरा जो नियम आता है इसे कहा जाता है स्नेल का नियम। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, देखिए दोस्तों, स्नेल का जो नियम होता है वो क्या होता है? स्नेल ने क्या बताया कि आपतन कोण I, आपतन कोण I की ज्या, और इस आपतन कोण I की जो ज्या है इसे क्या बोला जाता है? साइन I। क्या बोला जाता है दोस्तों? साइन I। तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को अपन किससे लिखते हैं दोस्तों? R से, अर्थात अपवर्तन कोण R की ज्या, और इसको अपन क्या बोल देंगे? साइन R। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या प्राप्त होता है? एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो म्यू कहलाता है वो ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण I की ज्या अर्थात साइन I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन R, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक राशि प्राप्त होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। अर्थात स्नेल का नियम क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम हो जाएगा म्यू बराबर साइन I बटे साइन R।
और यदि यह प्रकाश की किरण दो माध्यम में संपन्न होती है तो इसे अपन बोल देंगे कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात 1μ2 इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1। और यहाँ पे जो ये म्यू होता है इसे ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस म्यू को ही अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और इसे अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आगे यदि अपन बात करें स्नेल के अपवर्तन के उदाहरणों की, अपवर्तन के उदाहरणों की, तो देखिए दोस्तों, जो अपवर्तन के उदाहरण होते हैं वो इनकी आभासी स्थिति को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं दोस्तों, आभासी स्थिति को। अर्थात जितने भी उदाहरण आपको इसकी आभासी स्थिति के दिखाई देते हैं उन सब का कारण क्या होगा, उन सब का कारण एक ही होता है, और वो क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन। जैसे यदि अपन इसका पहले उदाहरण की बात करें कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज रेखा से नीचे रहता है लेकिन फिर भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे यदि अपन बात करें कि ये एक क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल में सूर्य यहाँ पे आ जाता है लेकिन फिर भी इस सूर्य का प्रकाश आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ पे रहता है फिर भी इसका प्रकाश कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे। अर्थात इसकी वास्तविक स्थिति तो क्या है, ये तो इसकी क्या होती है, वास्तविक स्थिति, और ये क्या होती है, इसकी आभासी स्थिति। अर्थात आभासी स्थिति किसमें है, इस अपवर्तन में है, और इसलिए ये उदाहरण किसका हो जाएगा, अपवर्तन का। अर्थात पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज रेखा से नीचे रहकर भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा, अपवर्तन का उदाहरण हो जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो दोस्तों ध्यान आपको ये रखना है कि वो उदाहरण परकिरणन का उदाहरण आता है। क्यों, क्योंकि उसमें कहीं पर भी आभासी स्थिति का नाम अपन नहीं ले रहे हैं, उसमें नाम किसका ले रहे हैं अपन, रंग का। और परकिरणन में मैंने आपको बताया था कि टकरा करके फैलने से जो घटना उत्पन्न होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, परकिरणन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज रेखा से नीचे रहकर भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह किसका उदाहरण हो जाएगा, अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा, रात्रि काल में तारों का टिमटिमाना। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य है, तारे हैं, ये सारे अंतरिक्ष में रहते हैं, और जैसे ही इन तारों से चल करके प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर के गुजरता है। और इन परतों में क्या होता है कि प्रत्येक परत के लिए माध्यम का मान अर्थात अपवर्तनांक का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। किसी परत में अपवर्तनांक का मान ज्यादा रहता है और किसी परत में अपवर्तनांक का मान कम रहता है। अर्थात प्रत्येक एक परत पे कौन सी घटना संपन्न होती है, प्रत्येक परत में एक अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। अर्थात प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। और इस प्रकार से
अनेक प्रकार की परतों से होकर के गुजरता हुआ वह प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो यह तारों का रात्रि काल में जो प्रकाश है वो आपको कैसा दिखाई देता है दोस्तों? टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। देखिए दोस्तों कैसे, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक प्रकार का क्या है, तारा है, स्टार है, और यहां से चल करके कोई प्रकाश आया, यहां पे कोई परत आ गई। इस परत के ऊपर का जो अपवर्तनांक था वो अलग था और नीचे का जो अपवर्तनांक है वो अलग है। जैसे ही यह इस परत से अंदर वाली परत में आएगा, यहाँ पे एक अभिलंब की स्थिति बनेगी और यह प्रकाश क्या हो जाएगा, इससे दूर फैल जाता है। यहाँ पे दूसरी एक स्थिति आएगी, दूसरी परत आ जाएगी, यहाँ पे फिर एक अभिलंब बनेगा और ये इससे फिर अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। यहाँ पे फिर एक नई परत आ जाएगी, अभिलंब बनेगा और ये क्या हो जाएगा, फिर से अपवर्तनांक का मान अलग होते ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो यह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से जैसे ये प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये प्रकाश देखो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, अर्थात प्रत्येक परत पर इस तारे का जो प्रकाश है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। अतः अपन कह सकते हैं कि रात्रि काल में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। आगे यदि अपन बात करें तीसरे उदाहरण की, तो अपन देखते हैं कि यदि किसी बाल्टी में या जल से भरी हुई बाल्टी में कोई सिक्का गिर जाता है तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अर्थात उसकी वास्तविक स्थिति आपको दिखाई नहीं देती है, आपको दिखाई क्या देती है, उसकी आभासी स्थिति। अर्थात तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, पानी से भरी बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन का उदाहरण। इसी प्रकार से बाल्टी में रखी परख नली या अपन कह सकते हैं पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हो जाएगा, किसी जल से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। अगला उदाहरण देखो, जब कोई मछुआरा किसी मछली को पकड़ने जाता है तो अपन क्या देखते हैं कि जहां पर मछली होती है उसके थोड़ी नीचे की ओर वह अपना जाल फैलाता है। क्यों फैलाता है, क्योंकि उस मछुआरे को उस मछली की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, उसको दिखाई दे रही है उसकी आभासी स्थिति। अर्थात अपन कह सकते हैं कि उसको आभासी स्थिति कहां पर है, ऊपर की ओर है, और इस ऊपर की ओर की वास्तविक स्थिति कहां पे रहती है, नीचे की ओर। तो जैसे ही कोई मछुआरा किसी मछली को पकड़ने जाता है तो उसको क्या दिखाई दे रही है, उसकी आभासी स्थिति दिखाई दे रही है, और वास्तव में वो मछली कहां पे रहती है, नीचे। और यही कारण है कि जब कोई मछुआरा किसी मछली को पकड़ने जाता है तो वह जहां पर मछली दिखाई देती है उसके थोड़ी नीचे की ओर अपना क्या फेंकता है, जाल फेंकता है। तो अगला उदाहरण क्या हो जाएगा,
अगला उदाहरण हो जाएगा मछुआरे द्वारा मछली की आभासी स्थिति दिखाई देना। इस प्रकार से ये अपवर्तन के इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला आपको बताया कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज रेखा से नीचे होकर भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इस कारण से, अपवर्तन के कारण से। दूसरा आपको क्या बताया कि रात्रि काल में जो तारे हैं वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला आ जाता है बाल्टी में रखी परगनली या पेंसिल का मोड़ी हुई दिखाई देना। आगे, किसी जल से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और अगला उदाहरण आ जाता है मछुआरे द्वारा मछली की वास्तविक स्थिति दिखाई न देते हुए कौन सी स्थिति दिखाई देती है, आभासी स्थिति दिखाई देती है। अब देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं अपवर्तनांक की, तो ध्यान में रखना बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका होगा फिर, तो ध्यान रखना है आपको, लाल रंग का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक संबंध आपको देखने को मिलता है, जैसे अपवर्तनांक, यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा है। इसके साथ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकीर्णन भी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, प्रकीर्णन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और प्रकीर्णन का जो संबंध होता है वो तरंग दैर्ध्य के मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। और इस प्रकार से ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है कि जिस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन भी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होता है, तथा तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। दूसरी बात करें अपन कि जिस रंग के अपवर्तनांक का मान कम होता है उसका प्रकीर्णन भी कम होगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम होता है। तो यदि इसका अपवर्तनांक कम है तो अपने को पता है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल। तो देखिए दोस्तों, क्रांतिक जो कोण है वो अपन कहेंगे किसे, मैंने आपको अपवर्तन की घटना क्या बताई है कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे अपन बात करें कि यहाँ पे आपके पास कोण बन रहा है आपतन कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, आपतन कोण। और ये किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। और इसे अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब ध्यान में ये रखना है कि जो अपवर्तित किरण है वो यदि इस तल से होकर के गुजर जाए, अर्थात यहाँ पे बनने वाला कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रांतिक
कोण बोलते हैं। अर्थात स्नेल के नियम से अपन जानते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है दोस्तों, म्यू होता है। और यहाँ पे आपको आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो ये आर का मान होता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण किस किस के मध्य बनता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य, और इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, साइन आई बटे साइन 90 बराबर म्यू। और अपन जानते हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। और यहाँ पे साइन आई और साथ में क्या लग जाएगा, सी, क्रिटिकल। क्रांति को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, म्यू के बराबर हो जाती है। परिभाषा क्या हो जाएगी, आपतन कोण का वह मान, क्योंकि आपको ज्ञात किसका क्या करना है, इस आई का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे भी आप किसका मान ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री पर चल करके अपवर्तित हो जाती है। या दूसरी परिभाषा अपन कहे कि आपतन कोण का वह चरम मान, आपतन कोण का वह चरम मान जिसके लिए यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक शर्त आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्रांतिक कोण की घटना तभी संभव होगी जब ये प्रकाश की किरण ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, अभिलंब से दूर जा रही है। इसका मतलब इसका पहला वाला माध्यम तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। और ये नीचे वाला माध्यम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विरल माध्यम। अर्थात अब इसकी जो नई परिभाषा बनती है वो नई परिभाषा क्या बन जाती है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ऐसे कोण को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रांतिक कोण बोलते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो ऐसे कोण को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रांतिक कोण बोलते हैं। अब क्रांतिक कोण की बात करें, इससे संबंधित एक टॉपिक और आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।